तो एक बार थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूँ मेरे लास्ट क्लास का। हम कौन से महासागर के अंदर घूम रहे हैं, ये याद है आपको? बताओ किसको याद है? J.R. हिक्स भाई और एलन उनके दोस्त, उनकी स्टोरी पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, ये है टॉपिक जिसमें आपने अजम्पशन लिखा था सबसे पहले, जो आपको याद नहीं होगा। फिर हमने बजट लाइन के बारे में बहुत गंभीर और बहुत लंबी चर्चा करी थी, जो बिल्कुल भी आपको याद नहीं होगा। और फिर उस गंभीर लंबी चर्चा को करते 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 फिर हम नंबर 3 पर भी पहुंच गए थे, इंडिफरेंस कर्व। उस पर भी फिर हमने गंभीर लंबी चर्चा करी थी, जो आपको याद है। लेकिन वो गंभीर चर्चा अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई थी, उसमें बस आपने शायद यहाँ तक लिख लिया था कि ये इंडिफरेंस कर्व होता है। और चलो आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, तो आप ये बताओ कि इसमें कौन सा बंडल लेना पसंद करोगे आप? कोई सा भी, क्योंकि सब सेम सेटिस्फैक्शन देंगे। और इसकी शेप कैसी होती है? कॉन्वेक्स। और उसका रीज़न क्या होता है? डिमिनिशिंग MRS। हाँ, तो यहाँ तक लिख लिया था आपने। ठीक है, तो बस आज जो बची हुई थ्योरी है इसकी वो खत्म हो जाएगी, तो अंदाज पूरा फिनिश भी हो जाएगा। तो बहुत थोड़ा सा ही बचा हुआ है। तो इसके बाद हमें मतलब अगला इसी पॉइंट में नेक्स्ट एरो डाल के लिखना है। नेक्स्ट एरो में हम लिखेंगे, नेक्स्ट एरो का नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले लिखना है नंबर 1, IC इज डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड कॉन्वेक्स टू द origin। IC is downward sloping and convex to the origin। तो ये प्रॉपर्टी आपने थोड़ा थोड़ा देख भी रखी है कि इंडिफरेंस कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है और उसकी शेप जो है वो कॉन्वेक्स होती है। अब डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है ये भी आप बताओगे, और कॉन्वेक्स क्यों होता है ये भी आप बताओगे। ठीक है ना, कि डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है और कॉन्वेक्स क्यों होता है ये वाला कर्व, ये आप बताने की कोशिश करोगे। तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, ये ऊपर से नीचे क्यों जा रहा है? हाँ बिल्कुल सही, बिकॉज टू गेन 1 यूनिट ऑफ गुड x, वी हैव टू सैक्रिफाइस क्या? हाँ, सम यूनिट्स ऑफ गुड y। एक को बढ़ाने के लिए, यानी कि एक को गेन करने के लिए आपको दूसरे को सैक्रिफाइस करना पड़ता है, दूसरे को कम करना पड़ता है। इसी वजह से पूरी इकोनॉमिक्स में सभी कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं। तो कोई भी कर्व अगर डाउनवर्ड स्लोपिंग है तो उसका रीजन ये होता है कि भाई एक को बढ़ाने के लिए दूसरे को कम होना पड़ेगा। अगर दोनों बढ़ जाएंगे तो फिर कर्व कभी भी डाउनवर्ड स्लोपिंग नहीं होगा, फिर वो अपवर्ड स्लोपिंग हो जाएगा। तो ये इसका रीजन है कि डाउनवर्ड स्लोपिंग होने का एक को बढ़ाने के लिए दूसरे को कम करना पड़ता है। और कॉन्वेक्स का क्या रीजन है? वो हमने पढ़ लिया था पुरानी क्लास में। तो उसका रीजन है बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग MRS। तो ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। तो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा और कॉन्वेक्स होगा। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी है टू इंडिफरेंस कर्व्स नेवर क्या? हाँ, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो आपके लिए तो बस ये प्रॉपर्टी याद रखना है क्योंकि MCQ क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आपके मन में हो सकता है जिज्ञासा हो कि सर ऐसा क्यों, तो वो जिज्ञासा के लिए मैं समझा देता हूँ, बाकी MCQ में आपसे पूछेगा नहीं। तो मान लेता हूँ मैं एक इंडिफरेंस कर्व बनाता हूँ 1, जिस पर एक बिंदु लेता हूँ A, एक दूसरा बिंदु ले लेते हैं C। तो आप ये बताओ A का सेटिस्फैक्शन और C का सेटिस्फैक्शन क्या अलग अलग होगा? बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों कौन से इंडिफरेंस कर्व पर हैं? सेम इंडिफरेंस कर्व पर है। ठीक है, फिर मैं एक दूसरा इंडिफरेंस कर्व बना देता हूँ जो इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, इंडिफरेंस कर्व 2। इस पे बंडल B और बंडल C। तो अब बंडल B और बंडल C क्या ये सेम सेटिस्फैक्शन देंगे? बोलो। यस, बिल्कुल देंगे, क्योंकि दोनों कौन से इंडिफरेंस कर्व पर हैं? सेम इंडिफरेंस कर्व पर हैं। तो अब गणित ये कह रही है कि A और C भी बराबर हैं, B और C भी बराबर हैं। तो गणित तो कह रही है कि A और B भी बराबर होने चाहिए अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स, कि अगर A और B बराबर हैं, मतलब A और C बराबर हैं और B और C बराबर हैं, तो मैथमेटिक्स तो कह रही है कि A और B भी बराबर होने चाहिए। पर अगर आप A और B को डायग्राम पर देखोगे तो क्या ये दोनों सेम सेटिस्फैक्शन देंगे? नहीं देंगे। तो मैथमेटिक्स तो कह रही है होने चाहिए, इकोनॉमिक्स में कह रही है नहीं होने चाहिए, हो नहीं सकते। तो इसीलिए ये दुविधा बन गई। तो इसीलिए ये प्रॉपर्टी बना दी गई कि भाई टू इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कि दो इंडिफरेंस कर्व जो हैं कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं होंगे। ये प्रॉपर्टी बना दी। ठीक है, बाकी जो बच्चे चेप रहे डायग्राम आएगा तो उनके लिए मतलब बता देता हूँ, ये चेपना नहीं है, ये तो आपको बस सुनना है। ठीक है, तो ये कोई चेपने वाली चीज़ नहीं थी, आपको तो बस प्रॉपर्टी याद रखनी है कि दो इंडिफरेंस कर्व आपस में क्या नहीं होंगे? इंटरसेक्ट नहीं होंगे। अच्छा, अब इस पर एक क्वेश्चन बताओ ओरली। मान लो ये इंडिफरेंस कर्व है 1 और एक इंडिफरेंस कर्व है ये 2, तो क्या दो इंडिफरेंस कर्व ऐसे हो सकते हैं?
नहीं हो सकते, है ना। तो ऐसा बच्चा सोचता है, फिर उसका गलत हो जाता है। हाँ, वो कह रहा था कि हो सकते हैं। तो भाई आपकी प्रॉपर्टी है, दो इंडिफरेंस कर्व क्या नहीं होंगे, इंटरसेक्ट नहीं होंगे। मतलब आपने खुद मन में निकाला कि वो पैरेलल होते हैं, मैंने तो नहीं बोला पैरेलल। तो दो इंडिफरेंस कर्व क्या नहीं होने चाहिए, इंटरसेक्ट नहीं होने चाहिए। बाकी उनकी मर्जी है, वो बिल्कुल एक दूसरे के नजदीक आके रुक जाए, तो यहाँ पे आके रुक जाए, मुझे कोई टेंशन नहीं, ठीक है। तो इंडिफरेंस कर्व इंटरसेक्ट नहीं होना चाहिए मेरे डायग्राम पर, बस प्रॉपर्टी है। बाकी वो जो मर्जी करें आपस में, वो हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्लियर हो गया भाई बहनों आपको प्रॉपर्टी, मतलब दो इंडिफरेंस कर्व क्या नहीं करेंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, बस इतना याद रखना है। तीसरी प्रॉपर्टी, हायर द आईसी, यानी कि हायर द इंडिफरेंस कर्व, कॉमा हायर द सेटिस्फैक्शन, हायर द आईसी कॉमा हायर द सेटिस्फैक्शन। तो इसको समझाने के लिए कैसी डायग्राम बना देता हूँ। अब बनाना मत, चेपने वाले बच्चे लगे रहते हैं, चेपो, आपको चेपना नहीं है, बस आपको सुनना, आपको प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, बाकी एक्सप्लेनेशन से कोई मतलब नहीं आपको ज़्यादा। तो बस आप ध्यान से सुनना। मान लो मैं एक इंडिफरेंस कर्व 1 बनाता हूँ, यहाँ पर आपको 4 बर्गर मिलते हैं, मतलब इस बंडल में 4 बर्गर मिलते हैं और 2 पिज़्ज़ा मिलते हैं। इस बंडल को हम नाम दे देते हैं ए। फिर एक दूसरा इंडिफरेंस कर्व बनाता हूँ 2, इस पर भी एक बंडल बना देता हूँ बी। तो बी बंडल में आपको 4 बर्गर मिलते हैं और 4 पिज़्ज़ा मिलते हैं। और एक और इंडिफरेंस कर्व लो बना देता हूँ आपके लिए, इंडिफरेंस कर्व 3, इस पर भी एक बंडल बना देता हूँ सी, जिसमें आपको 4 बर्गर मिलते हैं और 6 पिज़्ज़ा मिलते हैं। तो अब 3 थैले आपके सामने रखे हुए हैं, एक में है जी 2 पिज़्ज़ा 4 बर्गर, एक में है जी 4 बर्गर 4 पिज़्ज़ा, एक में है जी 6 पिज़्ज़ा और 4 बर्गर। तो आप तो मोनोटॉनिक प्रेफरेंस वाले हो, ये बात आपने पहले पढ़ी थी। तो आप कौन से थैले की तरफ भागोगे, 6 वाले की तरफ। फिर अगर मान लो वो थैला मैंने ले लिया, फिर किसकी तरफ भागोगे, 4, और वो थैला भी अगर किसी ने ले लिया तो लास्ट। मतलब क्या मैं ये कह सकता हूँ कि आपका सेटिस्फैक्शन सी में सबसे ज़्यादा होगा, बी में उससे थोड़ा कम होगा, ए में थोड़ा कम होगा, ये कहा जा सकता है। तो इससे ये इंटरप्रिटेशन बन गया, इससे ये प्रॉपर्टी बन गई कि जितना ज़्यादा हाई होगा इंडिफरेंस कर्व उतना ज़्यादा सेटिस्फैक्शन होगा। तो 3 पर आपका सेटिस्फैक्शन सबसे ज़्यादा है, 2 पर आपका सेटिस्फैक्शन थोड़ा उससे कम है, और ए पर आपका सेटिस्फैक्शन मतलब और उससे कम है। तो मतलब जितना ज़्यादा इंडिफरेंस कर्व होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, सेटिस्फैक्शन होगा। समझ आ गया सब बच्चों को, क्लियर होगी प्रॉपर्टी। तो ये डायग्राम आपको बनाना नहीं, मतलब आपके एमसीक्यू में वो ये तो कहेगा नहीं कि ड्रॉ डायग्राम, ठीक है। तो बस आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। तो प्रॉपर्टी ये है कि जितना ज़्यादा हाई होगा इंडिफरेंस कर्व उतना ज़्यादा सेटिस्फैक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर है, यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है, चलो तो ये भी हो गया जी। और चौथी प्रॉपर्टी, लास्ट चौथी प्रॉपर्टी बहुत ही सिंपल है, इंडिफरेंस कर्व डू नॉट टच ईदर ऑफ द एक्सेस। इंडिफरेंस कर्व जो है वो एक्सेस कोई भी टच नहीं करता, मतलब एक्सेस मतलब एक्स एक्सेस या वाई एक्सेस टच नहीं करता। तो मतलब वो कभी ऐसा नहीं होगा या कभी ऐसा नहीं होगा। बताओ क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका मतलब ये हो गया कि आपके थैले में गुड वाई 0 है, और इस इंडिफरेंस कर्व का मतलब ये हो गया कि आपके थैले में गुड एक्स 0 है। जबकि हमारी अजम्पशन ये थी जे.आर. हिक्स भाई की, उस पर मैंने स्टार भी बनवाया होगा शायद आपको, एक बार देखते हैं अजम्पशन क्या थी जे.आर. हिक्स भाई की। जे.आर. हिक्स भाई ने कहा था कि भैया कंजम्पशन ऑफ 2 गुड्स मस्ट बी देयर। ऐसा कहीं लिखा है क्या हमने, नहीं लिखा, चलो छोड़ो। तो जे.आर. हिक्स भाई ने कहा था, नीचे लिखवा देता हूँ आपको। तो जे.आर. हिक्स भाई ने ये कहा था कि आपका कंजम्पशन जो है 2 गुड्स मस्ट बी देयर। तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपका थैला मतलब उसमें खाली एक गुड हो, दोनों गुड्स होने जरूरी है। तो इसीलिए आपका इंडिफरेंस कर्व किसी भी एक्सेस को टच नहीं करेगा, क्योंकि अगर उसने टच कर दिया तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि एक गुड 0 हो गया। तो ऐसा हो नहीं सकता। समझ आ गया पॉइंट। हाँ, जैसे हमने मान लो कोई बंडल बनाया, तो बंडल के अंदर हम हाइपोथेटिकली लिख सकते हैं 0, ये, लेकिन इंडिफरेंस कर्व में नहीं लिखा हो, मतलब प्रैक्टिकली नहीं लिखेंगे। ये देखो, तो इंडिफरेंस कर्व के सारे बंडलों में कम से कम एक गुड जरूर हो, 0 वाला नहीं होगा। हाँ, बजट लाइन की बात अलग है, बजट लाइन में जो मर्जी लिखो उसमें कोई टेंशन नहीं है। तो ये प्रॉपर्टी में बजट लाइन की नहीं पढ़ रहे, ठीक है ना। बजट लाइन में आपने बंडल कौन से भी लिखे थे, 0 वाले, और उसमें तो होंगे भी, क्योंकि बजट लाइन तो क्या करती है, देखो टच करती है। तो इस बंडल पर ऑब्वियसली गुड वाई आपका 0 है, या इसी तरह इस 8 वाले पॉइंट पर आपका गुड एक्स 0। तो हम बजट लाइन की प्रॉपर्टी नहीं लिख रहे, हम किसकी प्रॉपर्टी लिख रहे हैं प्यारे बच्चों, इंडिफरेंस कर्व की। तो इंडिफरेंस कर्व में किसी भी बंडल में 0 नहीं होगा, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो जी, तो ये हो गई प्रॉपर्टियां। तो इंडिफरेंस कर्व डू नॉट टच ईदर ऑफ द एक्सेस, वो किसी भी एक्सेस को कभी भी टच नहीं करेगा। अब चलते हैं फाइनली आखिरी सितारे, मतलब आखिरी एरो पर, जिसके लिए आप सबने इंतजार करा, क्या, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम बाय हिक्स एंड एलन। हिक्स और एलन ने क्या कहा, मतलब इतनी बात तक पहुंचने के लिए हमें 2 क्लासेस लग गई।
तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब है, अब अल्टीमेटली तो हमारा उद्देश्य ये था ना कि आप कितने पिज़्ज़ा खाओगे और कितने बर्गर खाओगे। तो बताओ आप कितने पिज़्ज़ा खाओगे और कितने बर्गर खाओगे कि आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले, मतलब आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम लेवल कहा जाए। हाँ, इनकम तो लिमिटेड है, मैं कह रहा हूँ चलो इनकम भी अनलिमिटेड है, आपके पास 500 करोड़ डॉलर्स हैं, तो भी कितने बर्गर और पिज़्ज़ा खा लोगे? पॉइंट समझ आ रहा है? तो इनकम का कोई रोल नहीं। इनकम तो आपके पास 500 करोड़ डॉलर है, वो भी एक जेब में, दूसरी में दूसरे 500 करोड़ डॉलर है, तीसरी में तीसरे 500 करोड़ डॉलर है, तो आप कितने बर्गर और पिज़्ज़ा खाओगे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन के लिए होता है। तो इनकम का यहाँ कोई रोल नहीं है फिलहाल, तो ये हटा देते हैं, फिर काम का खून चलेगा। तो अब बताओ जी, तो कितने बर्गर और कितने पिज़्ज़ा खाने चाहिए हमें? मतलब ऐसे समझाने के लिए अगर बनाऊँ कि भाई एक्स एक्सिस पे बर्गर है, वाई एक्सिस पे पिज़्ज़ा लिखे हैं मान लो, तो क्या कॉम्बिनेशन चूज करोगे आप? ये है ना पॉइंट। तो नहीं पता अभी किसी को, है ना, अभी तो नहीं पता। चलो, तो हिग्स और एलन ने क्या कहा है वो लिखते हैं। तो उन्होंने दो कंडीशंस कही हैं कि भाई ये फुलफिल होनी चाहिए। तो कंडीशन 1, तो जे आर हिग्स भाई ने क्या कहा है? तो कंडीशन है, पहली कंडीशन और मेन कंडीशन यही है, स्टार बना देता हूँ। उन्होंने ये कहा है कि स्लोप ऑफ आईसी बराबर होना चाहिए स्लोप ऑफ बजट लाइन के। ये कहा है उन्होंने कि स्लोप ऑफ आईसी बराबर होना चाहिए किसके? स्लोप ऑफ बजट लाइन के। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्योंकि मैंने तो दोनों के स्लोप का फॉर्मूला और नाम लिखवाया, तो स्लोप ऑफ आईसी क्या लिखवाया था? मतलब नाम क्या लिखवाया था? एमआरएस। और इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या लिखवाया था? हाँ, एमआरई, या उसको लिख लेते हैं पी एक्स अपॉन पी वे। और एमआरएस का एक फॉर्मूला लिखवाया था और करके, इसको और क्या लिख सकते हैं? एम यू एक्स अपॉन एम यू वाई। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो भाई जे आर हिग्स भाई ने ये कहा है कि इंडिफरेंस कर्व का स्लोप और बजट लाइन का स्लोप बराबर होना चाहिए। अच्छा, अब आप ये भी सोच सकते हो कि सर ये बराबर होगा कब? दोनों कर्व के स्लोप बराबर होंगे कब? क्योंकि दोनों की शेप तो अलग है, तो स्लोप बराबर होंगे कब? क्योंकि मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ ऐसी। इंडिफरेंस कर्व तो होता है वो वाला वाटरफॉल वाला झूला, और बजट लाइन होता है जो पार्क में फिसल पट्टी वाला झूला लगा है। तो दोनों का स्लोप तो वैसे अलग है, हम इस पर डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन कंडीशन ये कह रही है कि भाई दोनों का स्लोप बराबर होना चाहिए। उस कॉम्बिनेशन को इक्विलिब्रियम कहेंगे। तो दोनों का स्लोप बराबर होगा कब? वो तो बजट, तो बंडल तो सारे बजट लाइन के अंदर होंगे, लेकिन इन दोनों झूलों पर ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पर ढलान दोनों की बराबर है, जबकि ये दोनों तो अलग अलग झूले हैं। समझ रहे हो बात क्या कह रहा हूँ? ऐसा तो नहीं आपको बात ही हवा से में जा रही हो कि मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जे आर हिग्स की कंडीशन है कि दोनों का स्लोप बराबर होना चाहिए, ये कंडीशन है। लेकिन एक झूला है वाटर पार्क वाला जो ज़्यादा ढलान है, जिसमें मतलब ढलान ऊपर ज़्यादा है नीचे कम है, और दूसरा झूला है स्ट्रेट वाला, तो दोनों की ढलान तो अलग है, मतलब यहाँ पे देखने में तो दोनों की ढलान अलग लग रही है, और कंडीशन ये है कि दोनों की स्लोप सेम होनी चाहिए। तो इस पर भी टिप्पणी करे बच्चा? वो तो दोनों में हो जाएगी, मिड पॉइंट नहीं बोलेंगे उसे तो। हाँ, तो वो कहाँ पता चलेगा? तो ये लिखनी है अंग्रेजी, लिखो व्हेन, इसी के नंबर है, व्हेन बजट लाइन। हाँ, तो देखो ऑनलाइन की चीती ने भेज दिया सही आंसर। व्हेन बजट लाइन इज टेंजेंट टू आईसी, तो ये हाईलाइट कर लेते हैं, व्हेन बजट लाइन इज टेंजेंट टू आईसी। तो मतलब मैं इसको बना भी देता हूँ और फिर समझा भी दूंगा। जब बजट लाइन टेंजेंट होगी, तो अब देखो स्लोप पता है दोनों झूलों के कब बराबर होते हैं? मान लो ये है बजट लाइन और ये है इंडिफरेंस कर्व, तो एक पॉइंट बस ऐसा आ रहा है मान लो जहां पर बस वो टच करके, बजट लाइन उसको टच करके मान लो निकल रही है, जिसको टेंजेंट कहते हैं। आप सब गणित के विद्वान बच्चों, आपको तो क्या सिखाएं टेंजेंट। तो टेंजेंट तो सबको पता है कि मतलब जो टच करके निकल जाए, कट नहीं करेगा, टच करेगा। तो बस इस पॉइंट को कहते हैं, मतलब इस पॉइंट पर दोनों झूले का स्लोप बराबर है। मतलब अगर कोई बच्चा यहाँ पर बैठा हुआ होगा तो एक तरह से दोनों झूलों में वो समान स्लोप पर है इस पॉइंट पर। हाँ, इस पॉइंट से आगे निकल जाएगा तो फिर बजट लाइन का स्लोप ज़्यादा है। इस लाइन से ऊपर की बात करें तो इंडिफरेंस कर्व का स्लोप ज़्यादा है। मतलब इस पॉइंट पर हम कह सकते हैं जी कि इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन दोनों का स्लोप बराबर है। तो बस ये आप बना लो डायग्राम, ये है जे आर हिग्स की कंडीशन, ठीक है। तो ये बना लो आप डायग्राम। तो इस बिंदु पर दोनों के स्लोप बराबर है, दोनों कर्वों के स्लोप बराबर है। तो आप किसी गणित के टीचर से पूछोगे अगर, तो वो यही कहेगा कि हाँ भाई सही बात है। तो इस बिंदु पर दोनों के स्लोप्स बराबर हैं, ठीक है। तो समझ आई पहली कंडीशन? तो मेन तो पहली कंडीशन है कि भाई दोनों कर्व के स्लोप बराबर होने चाहिए, ये हो गई कंडीशन 1। बाकी कंडीशन 2 वो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए, किताब में आपको ये दिखेगी भी नहीं, लेकिन वो फॉर्मेलिटी के लिए लिख लेते हैं। कंडीशन 2 ये है कि एमआरएस शुड बी diminishing, MRS should be diminishing, that is IC should be convex। कह रहा है इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स होना चाहिए, ये दूसरी कंडीशन है कि इंडिफरेंस कर्व शुड बी कॉन्वेक्स, कि इंडिफरेंस कर्व जो है वो कॉन्वेक्स होना चाहिए। तो वो तो वैसे भी होगा,
है ना। तो ये मतलब ऐसी नाम की कंडीशन है, मतलब इनडायरेक्टली वो ये कहना चाह रहा है कि इंडिफरेंस कर्व स्ट्रेट लाइन नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, और इंडिफरेंस कर्व कॉन्केव नहीं होना चाहिए। तो इनडायरेक्टली वो ये कह रहा है कि इंडिफरेंस कर्व ना तो स्ट्रेट लाइन होना चाहिए ना कॉन्केव होना चाहिए। तो ये तो कोई कंडीशन नहीं है, तो हमें पता है वैसे भी कि इंडिफरेंस कर्व कैसा होता है, कॉन्वेक्स होता है ना। चलो तो समझ आया आपको क्या कंडीशन के साथ कहानी, सब कुछ क्लियर हो गया। तो आप कितने बर्गर और कितने पिज़्ज़ा खाओगे बताओ फाइनली। तो बस जो भी इस पॉइंट पर पिज़्ज़ा बर्गर का कॉम्बिनेशन बन रहा होगा लिख लो ऐसे मनगढ़ंत। तो 3 बर्गर मान लेते हैं, 3 पिज़्ज़ा मान लेते हैं, तो आप 3 बर्गर और 3 पिज़्ज़ा खा लो, ठीक है। चलो अब कंडीशन तो लिख ली, लेकिन अब कुछ एनालिसिस लिखना है, वो हम स्टार डाल के लिखते हैं, एनालिसिस। तो उसके लिए आप डायग्राम दोबारा बनाना मेरे साथ। इसमें बजट लाइन दोबारा से बना लो एक, और 3 इंडिफरेंस कर्व बनाने हैं, IC1, IC2 और IC3, और 4 बंडल्स बनाने जहाँ जहाँ मैं बिंदु लगाऊंगा, A बंडल, B बंडल, E बंडल, H बंडल, ठीक है। तो इतना बना लो पहले आप, अपने अपने पड़ोसी का देख लेना कि भाई उसका डायग्राम ज़्यादा सुंदर है कि आपका। बना लिया, हाँ अच्छे से बनाओ फिर ताकि एनालिसिस समझ आए। चलो तो अब आपको बिल्कुल ध्यान से सिर्फ सुनते रहना है, लिखना कुछ नहीं है, वो लिखने की कहानी मैं बाद में अलग से लिखवा दूँगा, तो बस आप ध्यान से सुनना है। पहले मैं बात करूँगा कि आप कितना खरीद सकते हो, बजट क्या है, पहले हम वो बात करेंगे कि आपकी क्षमता क्या है। पहले एबिलिटी की बात हो रही है, विलिंगनेस की बात नहीं हो रही। विलिंगनेस तो आपकी लैम्बोर्गिनी खरीदने की होगी, लेकिन अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, एबिलिटी की। तो अभी हमें यहाँ बंडल पर एबिलिटीज़ की बात करनी है, विलिंगनेस की बात नहीं करनी, मतलब आप क्या खरीद सकते हो। तो आपको ये बताना है कि भाई इन 4 बंडलों में से कौन सा बंडल आप नहीं खरीद सकते हो, और उसका रीज़न भी बताना है। तो बताओ कौन सा बंडल नहीं खरीद सकते, H। तो सब बच्चे से सहमत है, किसी को इस पर कोई अपना कोई विपरीत आंसर तो नहीं देना, ठीक है, वेरी गुड, सही है जी। तो A आप खरीद सकते हो, वो बजट लाइन पर है, E खरीद सकते हो, बजट लाइन पर है, B खरीद सकते हो, बजट लाइन पर है, क्योंकि ये तीनों IC2 पर आ रहे हैं, ओ सॉरी मतलब ये तीनों रेड रंग वाली बजट लाइन पर आ रहे हैं। लेकिन H पॉइंट जो है वो आपके बजट लाइन के बाहर चला गया ऊपर, तो ये हमारे अब बस में नहीं है, ठीक है। चलो ये तो हो गया बजट। अब हम बात करेंगे विलिंगनेस की, कि अगर मज़े की बात करी जाए विलिंगनेस, तो आपको सबसे ज़्यादा मज़ा कौन से बंडल पर आएगा, H, क्योंकि वो सबसे हाई IC पर है। उसके बाद किस पर मज़ा आएगा, E, क्योंकि E कौन से IC पर है, 2 पर। H कौन से IC पर है, 3 पर। आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना अभी, हायर द IC हायर द सेटिस्फैक्शन। तो सबसे ज़्यादा मज़ा किस पर आएगा, H पे। उसके बाद किस पर मज़ा आएगा, E पे। और सबसे कम मज़े किस पे आएंगे, A और B पर, क्योंकि A और B किस पर है, 1 पर। तो आप इन दोनों बातों से सब बच्चे सहमत हैं, पहले यहाँ तक समझ आया। अब हमें इन दोनों बातों को जोड़ना है। अब देखो इन दोनों बातों को अगर हम जोड़ें कि अब हमें एबिलिटी और विलिंगनेस दोनों को मिलाना है, तो आपकी विलिंगनेस तो कह रही है कि H ले लेते हैं, आपको सबसे ज़्यादा मज़ा किस पर आएगा, H पर। लेकिन क्या आप H बंडल ले सकते हो, नहीं ले सकते। तो इसलिए H तो क्या हो गया, आउट हो गया। तो इसको हटा दूं H को, ठीक है। तो आप मतलब अपना डायग्राम पे हटा देते हैं, तो H तो अब हमारे पिक्चर से बाहर हो गया, क्योंकि भैया H तो बजट में था ही, तो H को हम छोड़ देते हैं, ठीक है। अब आपके पास 3 बंडल बच गए, A, E और B, जो आप ले सकते हो, तीनों जो है आप खरीद सकते हो। तो अब आप तीनों खरीद सकते हो, तो तीनों में से कौन सा बंडल लोगे, क्यों, रीजन, क्योंकि उस पर सेटिस्फैक्शन A और B के मुकाबले में क्या है, ज़्यादा है। तो अब भाई कोई भी रैशनल कंज्यूमर जिसको सेम खर्चा करने पर एक बंडल मिल रहा है A या एक बंडल मिल रहा है B, और वही सेम खर्चा करने पर उसको बंडल मिल रहा है E जिसमें ज़्यादा सेटिस्फैक्शन है, तो वो कौन सा लेगा, E लेगा। तो भाई आप अगर यहाँ खड़े हो तो आप कौन से थैले की तरफ भागोगे, E थैले की तरफ भागोगे, क्लियर हो गया पॉइंट। तो इसका मतलब जो JRX ने कंडीशन दी वो भाई गलत नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि वो आप सोचो वो तो रटने की बात है, सर दोनों के स्लोप बराबर है, रट लिया हमने, नहीं, वो रटने की बात नहीं है, वो लॉजिकली निकाला गया है। कोई बच्चा अगर ये कह दे प्रूफ करके कि सर E नहीं A होना चाहिए, तो मैं मान रहा हूँ, बात समझ आ रही है। तो A नहीं होना चाहिए क्योंकि A पे सेटिस्फैक्शन कम है, B भी नहीं होना चाहिए क्योंकि B पर भी सेटिस्फैक्शन कम है, E होना चाहिए क्योंकि E पर सेटिस्फैक्शन ज्यादा है, वहां पर इसीलिए कंडीशन बन गई दोनों के स्लोप बराबर है। पहले आपको इतनी बात समझ आ गई। अच्छा, लेकिन जो ज्यादा जरूरी बात है मैं हटा देता हूँ, ये तो थी ऐसी बस समझने के लिए, लेकिन जो मेन चीज अब आपको लिखनी है या फिर थोड़ी देर में समझनी है वो ये कि A पॉइंट पर अगर मैं बात करूं, A पॉइंट पर अगर हम ध्यान से देखें तो आपको पता है इनडिफरेंस कर्व का स्लोप ज्यादा होगा बजट लाइन की अपेक्षा में। और अगर हम B पॉइंट पर ध्यान से देखें B, तो B पॉइंट पर इनडिफरेंस कर्व का स्लोप काफी कम होगा और बजट लाइन का स्लोप ज्यादा होगा। लेकिन एक E पॉइंट ऐसा है जहां पर दोनों का स्लोप क्या है,
बराबर है। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन इसीलिए जे.आर. हिग्स ने सोच समझ के बनाई कि वही पॉइंट इक्विलिब्रियम होगा जहां पर दोनों का स्लोप क्या होगा, बराबर होगा। ए पॉइंट पर स्लोप बराबर नहीं है, बी पॉइंट पर स्लोप बराबर नहीं है, लेकिन ई पॉइंट पर स्लोप बराबर है। तो इसीलिए कंडीशन ऐसी बना दी कि स्लोप बराबर होने चाहिए। तो समझ आया आपको पहले? तो बस आपको ये बनाना है, मतलब एनालिसिस में बस आपको खाली ये अपने डायग्राम पे लिखना है कि ए पॉइंट पर क्या है, बी पॉइंट पर क्या है, और ई पे तो खैर लिखी चुकी होगी क्या है। और एच के बारे में ये लिख लेना, एच इज अनअटेनेबल। तो एच तो हमारी पहुंच से बाहर था, उसके बारे में तो लिख लेना एच इज अनअटेनेबल। तो ये हो गया एनालिसिस। तो लिखिए सब बच्चों ने, ठीक है। अब हमारे लिए तो वैसे जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी बाय चांस, और जैसे उर्वशी जी ने पूछा और किसी और के मन में है कि सर ए पॉइंट पर उसका स्लोप ज्यादा कैसे है, बी पे उसका कम कैसे है, ये भी आपके मन में प्रश्न आ सकता है ना कि भाई मैंने रटवाया और आपने रट लिया। तो कोई इसका लॉजिकली भी आंसर दे सकता है कि हम कह रहे हैं ए पॉइंट पर उसका स्लोप ज्यादा है और बी में कह रहे हैं कम है। हाँ, तो ये हमने वैसे पहले डिस्कस करा था, मैं दोबारा वही चीज कर देता हूँ। जब आपको इंडिफरेंस कर्व बनवाया था, एक बार दोबारा बना रहा हूँ, आपको माइंड में वो वाटरफॉल का झूला इमेजिन करना है जहाँ गए हो, जो नहीं गया वो एक बार होकर जरूर आए। अब इसके स्लोप को ध्यान से ऑब्जर्व करें। जब बिल्कुल आप चोटी पर यहाँ खड़े होते हो, जब आपको वो धक्का देने वाले होते हैं, तो इस एरिया में स्लोप कैसा होता है इसका? बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब बिल्कुल निचले स्तर पर आते हो, यहाँ पर ब्लू एरिया की तरफ, यहाँ स्लोप कैसा है? बहुत कम, बहुत कम है। तो बस इसीलिए यही बात कहते हैं कि, लेकिन जो बजट लाइन होती है वो कांस्टेंट होती है ऐसे। तो अगर मैं इस पॉइंट की बात करूंगा ना, इस पॉइंट में, तो आपको ज्यादा डर कहाँ लगेगा, किस झूले में आपको ज्यादा डर लगेगा? इंडिफरेंस कर्व में। ऊपर के पॉइंट पे इंडिफरेंस कर्व का स्लोप ज्यादा होता है, बहुत ढलान होती है। लेकिन जब नीचे के पॉइंट पर यहाँ पर होंगे तो इंडिफरेंस कर्व देखो बिल्कुल वो फ्लैट हो गया, समझ रहे हो? तो इस पॉइंट पर इंडिफरेंस कर्व का स्लोप बहुत कम है, आपको इंडिफरेंस कर्व में डर नहीं लगेगा बिल्कुल, वो तो बिल्कुल सीधा हो चुका है ऑलमोस्ट। तो इसीलिए वो कंडीशन ये है। तो ऊपर वाले पॉइंट पर, ए पॉइंट पर इंडिफरेंस कर्व का स्लोप काफी ज्यादा होता है, लेकिन बी पॉइंट पर इंडिफरेंस कर्व का स्लोप बहुत कम होता है, ठीक है। बाकी अधिक इकोनॉमिक्स की जानकारी के लिए इको ऑनर से कोर्स अवेलेबल है बाजार में, आप वो कर सकते हैं, उसमें और ये बातें गहराई से आपको समझ में आएंगी। अच्छा, तो क्लियर हो गई पहले अपनी इतनी कहानी? चलो, तो अब हमको 4 छोटे छोटे क्वेश्चन लिखने हैं, बस फिर खत्म हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन लिखना है, एक सेकेंड। चलो, तो क्वेश्चन 1 लिखना है आपको, इफ 2 गुड्स आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, अगर 2 गुड्स परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं, देन IC इज डैश, ठीक है। तो ये एग्जाम के बस क्वेश्चन है, हमें आंसर पता होना चाहिए। अगर 2 गुड्स परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हैं तो IC इज। दूसरा क्वेश्चन, इफ 2 गुड्स आर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, देन IC इज। ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस हैं, मतलब इनके कोई एग्जांपल्स नहीं है, तो इनके एग्जांपल्स मत पूछना, क्योंकि ये हाइपोथेटिकल बातें हैं, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट या परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। लेकिन हाँ, हम इससे क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जाम में, तो बस ये पता होना चाहिए। तो दोनों के आंसर लिखते हैं, वो याद रखने हैं। तो अगर 2 गुड्स परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होंगे तो इंडिफरेंस कर्व जो होगा वो होगा इज स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, मतलब तब इंडिफरेंस कर्व बिल्कुल ऐसे होगा, स्ट्रेट लाइन। और अगर 2 गुड्स परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब जैसे नॉर्मल कोई एग्जांपल दो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का, पेट्रोल और कार, है ना, पेन या इंक, ये सब। तो अगर 2 गुड्स परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, ये भी हाइपोथेटिकल है क्वेश्चन, तो फिर इंडिफरेंस कर्व की शेप कैसी होगी? एल शेप्ड, या इसको घर में मम्मी प्यार से कहती हैं राइट एंगल्ड, यानी कि फिर आपका इंडिफरेंस कर्व बनेगा ऐसा, एल शेप, ठीक है। तो बनाने की जरूरत नहीं है, बस आपको नाम याद रखने। तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होगा तो स्ट्रेट लाइन, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होंगे तो एल शेप्ड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, if MRS is greater than PX upon PY, then consumer will dash the consumption of good X. If MRS is greater than PX upon PY, then consumer will dash the consumption of good X. Or question 4, if MRS is less than PX upon PY, then consumer will dash the consumption of good X. चलो, तो इसके आंसर लिख लें, लेकिन समझ के, ऐसे रटने के लिए नहीं। तो एक में कह रहा है MRS इज ग्रेटर देन PX अपॉन PY, दूसरे में कह रहा है MRS इज लेस देन PX अपॉन PY। तो मैं डायग्राम बना देता हूँ दोबारा से। तो ये वाले पॉइंट पर क्या था? MRS ग्रेटर देन PX अपॉन PY। तो अब इसको देखो ध्यान से समझना, इस पॉइंट का क्या मतलब है? इस पॉइंट का मतलब है
कि आप जहां खड़े हो वहां आपके थैले में गुड x जो है वो तो सिर्फ 1 यूनिट है, लेकिन गुड y मान लेते हैं 40 यूनिट्स है। तो आपको कैसी फीलिंग आएगी अगर कोई आपको कहे एक बर्गर खा लो और 40 पिज़्ज़ा खा लो, तो आपको क्या लगेगा कि बैलेंस नहीं लगेगा? बात समझ आ गई? तो अगर आप इस फीलिंग के साथ हो कि आपको कोई कह रहा है एक बर्गर रख लो और 40 पिज़्ज़ा रख लो, तो ऐसे में आप क्या करना चाहोगे? खुद बताओ ऑनेस्टली। पिज़्ज़ा कम करके बर्गर को बढ़ाना चाहोगे, यही करोगे ना? तो यही करना है। तो हम कंज्यूमर को कहते हैं भाई तुम आगे बढ़ो, इधर जाओ। उसको हम कहाँ भेजते हैं? आगे भेजते हैं। अब आप दूसरा बी पॉइंट इमेजिन करो, ये वाला बी पॉइंट पर MRS लेस देन px/py था। तो बी पॉइंट का मतलब आप इमेजिन करो कि आपके थैले में बी पॉइंट का मतलब है गुड x तो है 40, लेकिन गुड y कितने हैं? मान लेते हैं सिर्फ एक, 40 बर्गर और एक पिज़्ज़ा। अब आपके पास आपके थैले में 40 बर्गर डाल देते हैं और एक पिज़्ज़ा रखते हैं बस, तो आपको क्या फीलिंग आएगी कि बर्गर कम करके पिज़्ज़ा बढ़ा देते हैं। तो फिर हम कंज्यूमर को क्या सलाह देते हैं कि तुम बर्गर क्या कर दो, कम कर दो। तो हम उसको पीछे भेजते हैं, जाओ पीछे जाओ, गुड x कम करो। तो ए पर होता है तो आगे भेजते हैं, बी पर होता है तो पीछे भेजते हैं। तो अल्टीमेटली कंज्यूमर को कहाँ खड़ा कर देंगे हम? सेंटर में कहीं आसपास यहाँ पर। और यही तो आपने पढ़ा था ऊपर इक्विलिब्रियम होता है। तो बस ये जो दो क्वेश्चंस हैं ये इसी पर बेस्ड हैं। तो क्वेश्चन 3 में आपसे ए वाले पॉइंट के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है और क्वेश्चन 4 में आपसे बी वाले पॉइंट के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है। तो अगर कंज्यूमर ए पॉइंट पर खड़ा होगा तो अब आप उसको क्या सजेशन दोगे कि इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ गुड एक्स, और अगर बी पॉइंट पर खड़ा होगा तो डिक्रीज द कंजम्पशन ऑफ गुड एक्स। ठीक है, बस तो ये था पूरा कार्यक्रम।